हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब कुछ सही चल रहा होगा। हम आपके लेके आ चुके हैं फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 241। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लो, क्योंकि तभी इस एपिसोड की स्टोरी समझ में आएगी। और तो और पिछले एपिसोड में कई ऐसी चीजें थी ये फ्यूचर की स्टोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलो हम एक बिल्कुल छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। वेल एक्चुअली में जब पिछले एपिसोड की शुरुआत होती है तो जियान, जो कि गोस्ट मून वेल की तरफ आगे बढ़ गया था, वो खुद को एकांत में पाके अपने दिल किसी की परेशानी को सॉल्व करने की सोचता है। इसलिए पिछले एपिसोड का ये वाला पार्ट काफी हंसी से भरा था। हमें उसमें फ्लेम बीस के कारनामे देखने को मिलते हैं और साथ में समझ में आता है उसका बैकग्राउंड। फिर एंड में जाते जाते जियान गोस्ट मून वैली के अंदर एंटर कर जाता है। ऑफ कोर्स उसके साथ होते हैं वो दोनों भाई बहन। आगे कुछ और बातें हुई थी। ये फाइनली एक बहुत बड़ी गेट के सामने पहुंचे थे। जब चिंगवेन और चिंगर हेजिटेट कर रहे थे, जियान उन्हें दिलासा देता है कि चिंता की बात नहीं है। अगले पर वो गेट खोला गया था जिसके दूसरी तरफ एक ग्रैंड हॉल होता है। चलो हम इस एपिसोड की स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इस हॉल में पिल फ्रेग्रेंस और मेर्सल कर्टन्स को देख के चिंगर की आंखें अभी एक्साइटमेंट से भर गई होती हैं। वो कहती ये एक पिल पैलेस है। अगर ह्यूमन रियल्म से बात करिए तो गोस्ट रियल्म में एल्केमिस्ट बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और इसी की वजह से इनका स्टेटस कुछ अलग ही स्तर पे पहुंच जाता है। चारों तरफ देखते हुए चिंगवेन शॉक्ड आवाज में कहता है तो ये सीनियर एल्केमिस्ट का पिल रिफाइनिंग हॉल है। यहाँ पे जितने सारे कर्टन्स मौजूद हैं, लगता है उस एल्केमिस्ट मास्टर की स्किल्स बहुत शानदार रही होंगी। अगर नॉर्मल एल्केमिस्ट के पास कुछ कर्टन्स होते हैं वो तब भी अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझते थे, लेकिन यहाँ रखे होते हैं दसियों कर्टन्स, साथ में वो ग्रैंड स्टोन पिलर्स जो बताते हैं कि यहाँ पे रहने वाला एल्केमिस्ट काफी ज्यादा हाई लेवल का रहा होगा। जियान, जो कि खुद एल्केमिस्ट होता है, वो यहाँ से कुछ अनयूजुअल सेंस करता है। जियान कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इतने सारे कर्टन्स को बस डिस्ट्रैक्शन के रूप में यूज किया गया है। तुम उन पत्थरों के खम्भों को जरा ध्यान से देखो। ये सुन के चिंगवेन स्टोन पिलर्स के करीब जाता है। वो कहते हैं इन स्टोन पिलर से बाहर आने वाली लाइट, ये पत्थर के खंभे पैलेस के किनारे पे खड़े हुए थे और इन खंभों में जगह जगह पे छेद से होते हैं। इन वेंट्स में से बाहर आ रही होती है हल्की सी लाइट। जियान कुछ समय तक शांत रहने के बाद बोलते हैं 7 ट्रेजर ग्लेज्ड लैंटर्न है। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड लैंटर्न। चिंगर और चिंगवेन ने इस नाम को कभी नहीं सुना था। वो एक दूसरे को कंफ्यूजन से भरी नजरों से देखते हैं। जियान एक्सप्लेन करता है 7 ट्रेजर ग्लेज्ड लैंटर्न ये हर एक एंशिएंट एल्केमिस्ट की ख्वाहिश थी। कहा जाता है कि इसकी फ्लेम बिना बुझे हजारों सालों तक जल सकती है और इससे रिफाइनमेंट के सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स इसके बारे में कितनी सच्चाइयां हैं वो अब तक साफ नहीं हुई हैं। चिंगर कहती है तो ये इतनी मिस्टीरियस चीज है। ये धीरे धीरे उन खंभों के पास जाते हैं। तभी चिंगर बोलती है रुको, देखो वहाँ पे कुछ सोल्जर्स भी मौजूद हैं। पास में जाके जियान को 3 फिगर्स दिखाई दिए थे जो बिल्कुल लिविंग बीइंग की तरह लग रहे होते हैं, बस इनके अंदर कोई जिंदगी मौजूद नहीं थी। इनकी त्वचा होती एकदम इंसानों जैसी। इन्हें देख के जियान ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में कुछ ऐसी पपेट टेक्निक्स भी थी जो इंसानी शरीर को हमेशा हमेशा के लिए एकदम प्रिजर्व कंडीशन में रख सकती हैं। लगता है वो पपेट्स होंगे जिनका काम इस पिल पैलेस को सुरक्षित रखने का होगा। चिंगवेन की भी आंखें अभी फ्लिकर हो रही होती है। वो कहता है जगह सच में मिस्टीरियस है। जियान चारों तरफ फैले 18 कर्टन्स को देख के बोलता है ये कर्टन्स एक सर्कल में रखे गए हैं, लगता है यहाँ पे कुछ स्पेशल है। चिंगर चिंता से और रिवाज में पूछती है क्या एक मैकेनिज्म है? जैसा कि कहा जाता है कि डर हमेशा अनजानी चीजों का होता है और ये होते हैं एक अननोन टेरिटरी में। जियान कहता है मैं इसके बारे में कुछ साफ नहीं बोल सकता, लेकिन तब भी हमें कॉशियस रहना होगा। अपने पावरफुल सोल परसेप्शन का इस्तेमाल करने के बाद भी उसे कुछ भी गलत सेंस नहीं हुआ था। लेकिन सवाल ये होता है कि जिन खजानों की गोस्ट किंग सिटी में बातें हो रही हैं, क्या वो सच में यही मेडिसिन पिल्स हैं जिन्हें कर्टन्स के अंदर रखा गया है? कुछ 2-3 बार अपने सिर को हिलाने के बाद जियान कहता है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। ये कहते कहते उसका ध्यान जाता है एक स्टोन पपेट के ऊपर जो 7 ट्रेजर ग्लेज्ड लैंटर्न को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हुआ था। ऐसे देखे जियान के दिल में एक अनीस से भरी फीलिंग आती है। तभी चिंगर पूछती है ब्रदर, क्या फादर ने ये नहीं कहा था कि गोस्ट मून वेल एक ऐसे ट्रेजर को भी रखता है जिसे 2 इमोर्टल में ब्रेक थ्रू किया जा सके? तभी चिंगवेन की भौं सिकुड़ी होती है। वो बोलते हैं फादर यहाँ पे कभी पर्सनली नहीं आए, उन्होंने इस जगह को बस एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था, इसलिए उनका गलत सेंस करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जियान सुझाव देता है चलो हम पहले कर्टन्स के अंदर मेडिसिन पिल्स को देखते हैं, क्योंकि वो सभी यहाँ पे आ ही चुके थे। अब खाली हाथ लौटने का कोई विकल्प नहीं होता है। हालांकि उसने अपने द्विकिसी का इशू रिजॉल्व कर लिया था और वो एक 2 कोर को कंडेंस करके 2 इमोर्टल में ब्रेक थ्रू कर सकता था, लेकिन तब भी जियान को एक एक्सटर्नल बूस्ट की जरूरत थी। 2 में ब्रेक थ्रू करने के लिए इमेंस एनर्जी की जरूरत होगी। वहीं पे वो होली फ्लेम की फ्यूजन पावर जो जियान की हेल्प कर सकती थी उसे डिवावर कर लिया है फ्लेम बीस्ट ने, जिसकी वजह से जियान अपने ब्रेक थ्रू के बारे में काफी अनसर्टन होता है। इस सुझाव को चिंगर और चिंगवेन मान लेते हैं। जियान कहता है चलो मैं पहले जाता हूँ। तुरंत ही पफ की आवाज के साथ वो ब्लू येलो फ्लेम उसकी हथेली को ढक
लेती है और वो जाता है सबसे करीब कर्लन के पास। उस कर्लन को पास में जाके देखने में मालूम पड़ता है कि इसके ऊपर खूब सारी डस्ट जमी हुई है जो बता रही थी इसकी एज के बारे में। जियान कहता है उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। जियान अनलीश करता है अपनी सोल पावर को जिससे कर्लन के अंदर की चीजों को महसूस किया जा सके। वो अपने हाथ को कर्लन के ढक्कन पे प्रेस करके अपनी सोल पावर को अंदर भेज चुका था। धीरे धीरे सेकंड्स निकलने लगती हैं तभी एक क्लिंक की आवाज सुनाई दी थी। जियान के हाथ में अपीयर होती एक जेड बॉटल और इसके अंदर एक मेडिसिन पिल को देखा जा सकता था। इस नजारे को देख चिंगर और चिंगवैन की आंखें ब्राइट हो गई थी। वो कहते हैं तो यहाँ पे सच में ट्रेजर्स हैं। जियान बॉटल को बहुत इंटेंस तरीके से स्टडी कर रहा था। वो कहता है इस पिल की अपीयरेंस को देख के मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। तुम अगर इसके ट्रू ग्रेड के बारे में जानना चाहते हैं तो वो समझा जा सकता है इसके सैंड से। चिंगवैन जियान को बढ़ावा देते हुए बोलता है ब्रदर जियान हमें से कोई परेशानी नहीं है। नोट करके जियान ने अपने दूसरे हाथ से उस जेड बोतल के ढक्कन को हटाया होता है। लेकिन जब ये सब पिल की छानबीन करने में बिजी थे ये अपनी चारों तरफ होने वाले बदलाव को महसूस नहीं कर पाते। अब ये मोशनलेस पपेट्स जो कि 7 ग्लेज लैंटर्न के पास खड़े होते हैं हम उनकी उंगलियों को हिलते हुए देखते हैं। ये कुछ ऐसा होता है जैसे नींद से जाग रहे हो। इसी पल जियान ने जेड बोतल को खोला था और वो अपनी सोल का इस्तेमाल करके पिल को बाहर लाता है। बस बात ऐसी होती कि जिस मोमेंट में ये पिल भारी हवा के संपर्क में आती है ऐसा लगता है बर्फ और आग का मिलन हो गया हो। ये पिल तुरंत ही पिघल गई थी। चीजें बस यहीं खत्म नहीं होती हैं। ये डिसइंटीग्रेट होने वाली मेडिसिन पिल एक गोल गोल घूमने वाली रंग बिरंगी मिस्ट में बदल जाती है जिसे हम फैलते हुए देखते हैं पूरे पैलेस में। जब जियान देखता है कि मल्टी कलर्ड मिस्ट कहाँ पे जा रही है उसका एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुए थे। वो कहता है नॉट गुड। अफसोस की बात है कि अब वो लेट हो चुका था। क्रैक की आवाज के साथ पहला पपेट अपने हाथ को उठाता है और साथ में उसकी आंखें खुलती हैं तो जियान का दिमाग घूम जाता है। बिना हेजिटेशन के वो चिंगवैन और चिंगर को पकड़ के सीधा दरवाजों की तरफ शूट हुआ था। बस एक इंस्टेंट में जियान समझ चुका था ये पपेट्स उसकी ताकत के बाहर हैं। इस लेवल के खतरे को भी हैंडल नहीं कर सकता है। जियान चिंगर और चिंगवैन स्टोन गेट के सामने पहुंचे होते हैं तब एक सफेद रंग का धुआं गेट्स को ढकता है। दोनों बैम की आवाज के साथ बंद हो जाते हैं। यहाँ से बाहर जाने के इकलौते रास्ते को बंद होते हुए देख जियान के हवा और खराब हो जाते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है चिंगवैन की उस ओवरपावरिंग और को जागते हुए सेंस करके चिंगवैन सीरियस आवाज में बोलता है ब्रदर जियान। जियान की आंखें लॉक हो चुकी होती उन पपेट्स के ऊपर जिनके चारों तरफ का स्पेस डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गया था और इनसे रिलीज हो रहा होता है किलिंग इंटेंट। जियान कहता है इनमें से सबसे कमजोर पपेट भी पीक दूधी क्लास में और मैं इनमें जेन्युइन दोषियान को भी सेंस कर पा रहा हूँ। ये बस पावरफुल नहीं है। पपेट्स होने की वजह से इन्हें दर्द महसूस नहीं होता जो हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक है। लगता है मैं सच में केयरलेस था। तभी हॉल में रंबलिंग आवाजें गूंजने लगती हैं। ये और 10 पपेट्स की बॉडी में से रप्ट हुए थे। चिंगर अपनी बॉय से कोड के बोलती है 10 पीक दूधी क्लास के पपेट्स। इस लेवल की लाइनअप के खिलाफ अगर तीनों साथ में भी काम करते हैं तब भी इनसे डील करना बहुत मुश्किल होने वाला है। जियान ग्रेव आवाज में कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ। उसकी नजरों को चिंगर और चिंगवैन फॉलो करते हैं और जो दिखाई देता है उसकी वजह से दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पपेट जिसके चारों तरफ मल्टी कलर्ड स्मोक घूम रहा था उसमें से ऐसा ऑरा फील होता है ये बाकी के 10 पपेट्स को मिला के भी नहीं था। ये देखे चिंगवैन एक सूखे हुए गले के साथ बोलता है एक दोशान लेवल का पपेट। अभी अगले एक्सप्रेशन तो जियान के भी थे। वो तभी अपनी टीम के उत्साह को बढ़ाते हुए बोलता है इस दोशान पपेट की स्ट्रेंथ स्थिर नहीं है। हालांकि ये स्ट्रेंथ हाफ द इमोर्टल से ऊपर है लेकिन ये ट्रू दोशान लेवल तक नहीं है। क्या तुम दोनों मिलकर इसे 2 मिनट तक रोक पाओगे? ये सुन के चिंगर का दिल बैठ जाता है। वो चिल्ला के बोलती है क्या? दोनों ही भाई बहन इंटेलिजेंट होते हैं। वो जानते थे कि जियान यहाँ पे आसान रास्ते को नहीं चुन रहा है बल्कि सच्चाई ये है कि उन 10 पपेट से डील करना उस दोशान पपेट का सामना करने से भी डिफिकल्ट होगा। तभी जियान की टोन को सुन के ऐसा लग रहा है जैसे उसके पास इनसे डील करने का कोई तरीका हो। हालांकि चिंगवैन पहले से डेस्परेट फाइट करने के लिए तैयार था लेकिन जियान के कॉन्फिडेंस की वजह से वो थोड़ा हेजिटेट करता है। जियान कहता है ट्रस्ट मी अगर तुम दोनों उस पपेट को कुछ समय के लिए रोक लेते हो तो मैं इन 10 पपेट से डील कर सकता हूँ। हाउएवर अगर ऐसा नहीं हो पाया तो लगता है आज हम यहीं पे मरने वाले हैं। जियान की आंखों को ध्यान से देख के चिंगवैन हैवी आवाज में कहता है मैं समझ गया। अब वो भी जियान के ऊपर भरोसा ही कर सकते थे क्योंकि अब ज्यादा विकल्प नहीं बचे होते हैं। उन पपेट को अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए देख जियान दाड़ के बोलता है उन कर्डन्स के अंदर जो मेडिसिन पिल्स हैं वो इन पपेट्स की पावर को बढ़ाती हैं। इन कर्डन्स को तबाह मत होने देना। चिंगर और चिंगवैन एक दूसरे की आंखों में देख के जूझ की आवाजों के साथ शूट हो जाते हैं। इन्हें घेर लेता है वो लाइफ और डेथ का एरिया जो टूट पड़ा था दोशान पपेट के ऊपर। फाइनली वो पपेट जो कि मल्टी कलर्ड स्मोक से ढका हुआ होता है वो हेलमेट के साथ अपने सिर को उठाता है। ऐसा लगता है वो एक नजर से चिंगवैन और चिंगर की स्टैंड को देख रहा हो। फिर सुनाई देती एक पश की आवाज और वो सारा धुआं उसके शरीर में चला जाता है। इसी के साथ चिंगर और चिंगवैन को इंटेंस रिपल सेंस होने लगी थी जो दोनों के एक्सप्रेशंस को और खराब कर देती है।
चिंगर कहती है क्या मॉन्स्टरस पावर है, ये बोलते हुए वो हैंडसीज को चेंज कर रही थी। अटैक का नाम होता है चिंटियान पाम। वहीं पे चिंगवे ने यूज किया था ग्रेट सन विंग टीयरिंग पाम। दोनों के सर के ऊपर वो लाइफ और डेथ एनर्जी भयानक हथेलियों को तैयार करती है। इन्हें बढ़ा दिया जाता है उस दूषण पपेट की तरफ। इन्हें देखे पपेट की बॉडी में से रिलीज होती सिल्वरी एनर्जी और उसने अपने पैरों को जमीन में प्रेस किया होता है। साफ तौर पे वो दोनों अटैक से हेड ऑन टकराने वाला था। ये देख के चिंगर बोलती क्या ये पागल है, उसने जिस बैटल स्केल का इस्तेमाल किया था वो पीक इमोर्टल टीयर की होती है। वहीं पे चिंगवैन की टेक्निक थी होली रैंक पे। इसके सामने हाफ इमोर्टल भी हेजिटेट करेंगे, लेकिन जब ये विचार इन दोनों के दिमाग में चल रहे होते हैं तभी जूश बैंग बैंग की आवाजों के साथ वो पपेट दोनों पाम अटैक से टकरा जाता है। और जो आगे होता है उसकी वजह से दोनों स्पीचलेस रह जाते हैं, क्योंकि वो पपेट्स इन दोनों के अटैक्स को सिर्फ कमजोर नहीं करता बल्कि उनकी एनर्जी को अपने अंदर खींच रहा था। चिंगवैन जिसकी नजरें सबसे पैनी होती हैं वो कारण को तुरंत समझ जाता है। चिंगवैन डैमेज करके बोलता है इसका वो सिल्वरी आर्मर ये हमारी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर सकता है। सिचुएशन को समझ के चिंगर बोलती है ब्रदर हम और अटैक नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पावर को ऑब्जॉर्ब करके ये और भी पावरफुल हो जाएगा। अभी दोनों भाई बहनों के पिछले अटैक को रिसीव करके उस पपेट की स्ट्रेंथ अर्ली स्टेज 1 दूषण लेवल तक पहुंच चुकी होती है। चिंगवैन भी समझ जाता है कि दोनों के लिए इस पपेट को हराना बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। इनकी अकेली होप होती है जियान के ऊपर। वो कहते हैं ऑल राइट हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे। जब चिंगर और चिंगवैन अटैकिंग मोड से डिफेंस में आ जाते हैं जियान गिर चुका था उन पीक दो पपेट से। इस हॉल में बिजलियां चमक रही होती है, दिन के साथ फ्लैश होता है जियान का फिगर। इन 10 पपेट्स के अटैक्स को डॉज करने के लिए उसकी हालत भी खराब हो चुकी थी। जियान कहते लगते मैंने पपेट्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया। हालांकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ औरों से काफी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन 10 पीक 2 लेवल के पपेट्स का सामना करना, खासकर जब वो किसी दर्द को महसूस न करते हो, इससे उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। जियान एक और अटैक को जूश की आवाज के साथ डॉज करता है, तभी उसकी रूलर बूम के साउंड के साथ दूसरे से टकरा जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान जियान का दिमाग भी लगातार चल रहा था। वो कहते हैं हालांकि मेरी गोल्डन इवन पपेट की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, लेकिन वो भी इन 10 पीक 2 पपेट्स का सामना नहीं कर पाएगा। लगता है मेरा गोल्डन डीमन पपेट भी अपने लिमिट्स तक पहुंच चुका है। उसे बस मिड से 7 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ का सामना करने में भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने का खतरा है। जियान कहता है अगर मैं इन पपेट्स को सबड्यू कर लेता हूँ तो मेरे पास फिर से एक पावरफुल फोर्स हो जाएगी। वैसे जियान के लिए अजीब बात ये होती है कि वो इन 10 पीक 2 पपेट्स में से एक इंटेलिजेंस को सेंस कर पा रहा था। इनके हमलों को चाहे कैसे डॉज करने की कोशिश करता हो, ये हमेशा उसके वाइटल पॉइंट्स को ढूंढ लिया करते थे। अच्छी बात है कि दोनों होली फ्लेम्स के प्रोटेक्शन की वजह से वो खुद को सीरियसली इंजर्ड नहीं होने देता, लेकिन उससे ज्यादा पिक्यूलियर चीज ये होती है कि जब वो अपनी सोल पावर का यूज करके इन पपेट्स को ढकने की कोशिश करता था, उसे इनके अंदर से एक पेनफुल ऑरा फील होता है। ऐसा लगता है किसी और के कंट्रोल में हो। तभी 10 पपेट्स अपने हाथ को ऊपर करके रिफाइन लाइट बीम्स को इकट्ठा करने लगते हैं। इनकी वजह से यहाँ का स्पेस चींची की आवाजों के साथ डिस्टॉर्ट होने लगा था। फाइनली जियान के एक्सप्रेशन डिटर्मिनेशन से भर जाते हैं। वो हाफ की आवाजों के साथ गहरी सांसें छोड़ते हुए बोलता है लगता है मैंने खूब डॉज कर लिया, टाइम आ गया काउंटर अटैक का। ये कहते हैं उसकी बॉडी से रिलीज होती है एक पावरफुल एनर्जी, ये एक फायरी फोर्स होती है और हम इसे बहुत जल्दी एक फॉर्मेशन में बदलते हुए देखते हैं। जियान बोलते हैं लाइटिंग नेट फायर फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन को दिया था उसे जुलाओ ने, लेकिन क्योंकि जुलाओ के पास होली फ्लेम्स नहीं थी, इस वजह से जब जियान इनकी और होली फ्लेम्स का यूज करता है ये फॉर्मेशन कुछ अलग ही स्तर पर चली जाती है। जिस मोमेंट में फॉर्मेशन अपीयर होती है वो 10 पपेट्स बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। चिंगर और चिंगवैन जो कि दूषण पपेट को रोकने की कोशिश कर रहे थे, इस चक्काचौंध करने वाले फायरी ग्लो को देख के ये शौक से भरी आवाज में कहते हैं एक फॉर्मेशन। जियान की फॉर्मेशन में से बाहर आने वाली वो सिल्वरी फायरी लाइट इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि दोनों को अपनी आंखें फेरनी पड़ रही थी और उसकी वजह से अंदर का मामला देखना भी पॉसिबल नहीं होता है। फाइनली चिंगवैन साय करता है जियान को ऐसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए देख जो पिक दोदी को ही फंसा सके। उसके दिमाग में कई और विचार आने लगे थे। चिंगवैन बोलता है लगता है लड़का सच में किसी प्रेस्टिजियस फैमिली से आता है, वो यहाँ पे एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए आया होगा। सच्चाई ये थी कि अगर चिंगवैन को सच्चाई के बारे में मालूम होता तो उसका रिएक्शन और भी ज्यादा शौक से भरा होता। चिंगवैन सोच रहा था कि जियान ने इस्तेमाल किया एक फॉर्मेशन स्क्रोल का, वो एहसास नहीं कर पाता कि जियान एक्चुअली में इस फॉर्मेशन को अपनी लाइफ को इंस्क्रिप्शन से बना रहा है, यानी कि वो है 2 फॉर्मेशन मास्टर। अभी चिंगर की भी आंखें डिटर्मिनेशन से भर गई थी। वो कहती है ब्रदर लगता है जियान के पास सच में इसे हैंडल करने का रास्ता है, हमें बस इसे थोड़ा और रोकना होगा। ये बोल के दोनों भाई बहन हैंडसीज को चेंज करने लगते हैं, जिससे इनके चारों तरफ बैरियर बनने लगे थे। जब ये रोक रहे होते हैं दूषण पपेट को, ऊपर लाइटनिंग नेट फायर फॉर्मेशन में जियान की नजरें टिकी होती 10 पपेट्स के ऊपर। इस फॉर्मेशन के अंदर फंसने के बाद भी पपेट्स कोई पैनिक नहीं दिखाते, बल्कि इन 10 को एक सिल्वरी एनर्जी एक दूसरे से जोड़ के रखती है। इनकी आंखें
एकदम चांदी की तरह चमक रही होती हैं। ऐसा लगता है इनकी आंखों का वो सिल्वर ग्रो एक अपनी लाइफ फोर्स को रखता था। इसमें वो रहस्यमयी ऊर्जा होती है जो अपने दुश्मन को पहचान सके। जियान खुद से बातें कर ही रहा होता है तभी 10 पपेट्स की बॉडी ट्रेम्बल हुई थी। ये क्रैक बूम 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 की आवाजों के साथ जियान की तरफ शूट हो जाते हैं। लगता है इस वजह बचने की कोशिश नहीं करने वाला था। वो चेंज करता है कुछ हैंडसीज को। इसी के साथ फॉर्मेशन के अंदर रोर्स की आवाजें गूंजने लगती हैं और चारों तरफ से इकट्ठे होती अनगिनत लाइटिंग बोल्ट्स। एक तेज फर्श की आवाज के साथ वो अल्जे और येलो हुल्फे मोरा जियान की बॉडी से रब्ट हुआ था। ये मिलने लगता है और लाइटिंग बोल्ट से। बस एक ही पल के अंदर एक बहुत बड़ा जाल जो लाइटिंग और फायर से बना हुआ था वो क्रैश क्रैश के साउंड के साथ नीचे की तरफ आता है। साफ तौर पर 10 पपेट्स ने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। इससे पहले इनकी आंखें फेरोसिटी दिखा पाती वो फायर थंडर नेट इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है। उस नेट में फंसने की वजह से पपेट्स वॉलेंटली स्ट्रगल करने लगते हैं। इनके मुंह से निकलती है राह राह वाली आवाजें। ये देख के जियान अपने सिर को हिला के बोलता है चलो इस दर्द से मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। ये बोल के उस फायर नेट के करीब जाने लगा था। ये पपेट्स से सेंस करते हैं। ये जानवरों की तरह दौड़ना शुरू कर देते हैं। गूंजती है रोर 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 की आवाजें। वेल एक्चुअली में ये रा 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 वाली आवाजें थी। फॉर्मेशन की असली पावर क्या होती है इस समय हम फाइनली विटनेस कर पाते हैं। 10 दूधी लेवल के पपेट्स पूरी ताकत लगाने के बाद भी उस थंडर नेट से आजाद नहीं हो पाते। जियान अपनी आंखें क्लोज करता है। वो मनी मन में कहता है मैं जानता हूँ कि तुम कभी मेरे जैसे रहे होगे। तुम भी यहाँ पे खजानों की तलाश में आए होगे लेकिन अफसोस की बात है कि उस एल्केमिस्ट ने तुम्हें अपना शिकार बना लिया। अब मैं तुम्हें फ्री करता हूँ। ये बोलती उसकी मेंटल स्ट्रेंथ रिलीज होती है और इसमें मिलने लगती है सोल पावर। ये क्रैकल क्रैकल की आवाजों के साथ स्पेस को फाड़ते हुए आगे बढ़ी थी। ऐसा लगता है इस पावर की प्योरिटी के सामने स्पेस खुद को रास्ते में नहीं लाना चाहता हो। जब ये पावर निकलती है 10 पपेट्स के ऊपर से इनकी आंखों का वो सिल्वरी ग्लो धीरे धीरे कम होने लगता है और स्ट्रगल करना बंद कर देते हैं। फिर अनएक्सपेक्टेडली इनके चेहरों पे स्माइल्स अपीयर हुई थी। जियान कुछ थैंक यू की आवाजें सुन पाता है। अगले पल इन पपेट्स की बॉडी राख में बदल जाती है। जियान जानबूझ के इन पपेट्स को अपना बनाने की कोशिश नहीं करता। ये आवाज में कहते हैं मैं तुम सब के लिए इतना ही कर सकता हूँ। शुरुआत से जियान ने नोटिस किया था कि पपेट्स उस दूसरे पपेट से अलग है। अपनी पावरफुल सोल परसेप्शन से वो हल्का सा गैस कर पा रहा था कि यहाँ का असली गार्डियन वो दूसरे लेवल का पपेट है। वहीं पे पीक 2 लेवल के पपेट्स इस जगह तक पहुंचने वाले लोग रहे होंगे लेकिन इन्हें पपेट्स में रिफाइन कर दिया गया। शुरुआत में जियान को लग रहा था कि अगर उनकी सोल कंट्रोल को कैसे भी रिलीज करने की कोशिश करता है तो ये होश में आ जाएंगे। लेकिन जब उसकी पावरफुल सोल फोर्स इनके ऊपर से गुजरती है ये पपेट्स अपनी वाइटैलिटी को खो देते हैं। साफ तौर पे उस एल्केमिस्ट ने इनकी सोल को कुछ स्पेशल मेथड से बचा के रखा था। जैसे जियान ने उस सील को तोड़ा इन्हें प्रकृति में मिलने का मौका मिल गया। हालांकि जब ये 10 पावरफुल दूधी पपेट्स उसके हाथ से जाते हैं जियान के दिल को भी हल्का सा दर्द महसूस होता है। फिर वो डिसअपॉइंटमेंट से भरी आवाज में साय करके बोलते हैं ओह जाने दो। वो लाइटनिंग फायर नेट फॉर्मेशन एक बार फिर से रील्स में बदल के जियान के दिमाग में चली जाती है और उसकी नजरें फिर से पैनी हो गई थी। अब उसका टारगेट होगा वो 2 जियान पपेट। अपने कंपेनियंस के पास जाते हुए जियान पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो। इस समय चिंगर और चिंगमैन दोनों के चेहरों पे एग्जॉशन साफ दिखाई दे रहा था। ये थकावट होती है अपनी एनर्जी को लगातार अपने डिफेंस में पहुंचाने की वजह से। चिंगमैन एक ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ बोलता है ब्रदर जियान। अभी उसका ध्यान पीछे की तरफ गया था। ऐसा लगता है उसे कुछ याद आ गया हो। वो पूछता है बाय द वे उन पपेट्स का क्या हुआ। जियान हेल्पलेस आवाज में कहता है वो सब खत्म हो गए। ओरिजिनली मैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहता था लेकिन अक्सर हम जैसा सोचते हैं चीजें वैसी होती नहीं है। हालांकि ये शब्द जियान ने काफी आसानी से बोले होते हैं लेकिन लगता है इसकी वजह से चिंगमैन को 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। वो बोलता है क्या तुमने क्या बोला। वो खत्म हो गए। ये 10 टॉप टियर 2D लेवल के पपेट्स थे। अगर जियान हाफ इमोर्टल लेवल तक भी पहुंचा होता तो परहैप्स उन पपेट्स का हारना थोड़ा सेंस बना पाता। लेकिन अभी वो स्पीक 2D लेवल पे है और वो सामना कर रहा होता है अपनी बराबरी के 10 पपेट्स का जो दर्द को महसूस नहीं करता है। जियान टॉपिक को चेंज करके बोलता है चलो हम पहले इससे डील करते हैं। फाइनली चिंगमैन भी रिकवर करता है। वो भी जानता था कि इस खतरे से डील करना सबसे जरूरी है। वो चिंगर से बोलता है चिंगर वापस आओ। चिंगर कुछ और हैंडसीज को चेंज करके अपने सामने 3 इनविजिबल बैरियर्स को बना लेती है। फिर वो वापस आ गई थी लेकिन इससे पहले जियान एक्शन ले पाता चिंगमैन चेतावनी देता है ध्यान रखना इस पपेट ने जिस सिल्वर आर्मर को पहन रखा है ये हमारे अटैक्स को ऑब्जर्व करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। हम इससे इतने लंबे समय से डील करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसकी हमें कोई कमजोरी नहीं मिली। जियान की आंखें इंटरेस्ट से भर जाती हैं। वो कहता है रियली तो चलो मैं ट्राई करता हूँ। बिना हेजिटेशन के चिंगान का फिगर फ्लैश हुआ था। साफ तौर पे वो पपेट का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। ध्यान के पीछे का स्पेस भी डिस्टॉर्ट होता है। जैसे उसने अपने कदम पीछे लिए थे वो अपीयर होता है सीधा दूषण पपेट के बगल में। तो उसके हाथ में एंशिएंट रूलर आ चुकी थी जो हवा में जैसे जैसे पीछे हटती है ये अपने साथ स्पेस क्रैक्स को छोड़ती जाती है। ये स्काई
शैटरिंग रूलर की 7th लेयर थी। जियान के रूलर के ऊपर एक बहुत बड़ा एनर्जी रूलर बनता है, फिर इसे आगे बढ़ा दिया गया था, लेकिन वो दोशन पपेट इसे डॉज करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि वो बढ़ाता है अपनी हथेली को आके। अगले मोमेंट में दोनों के बीच में कोलिजन हुआ था। गूंजती है बूम की आवाज। जियान की आंखें तरफ श्रिंक होती हैं जब वो पपेट को और भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ फील करता है। उसके अटैक की पावर कम हो गई थी। बिना हेजिटेशन के अपने कदम को पीछे लेता है और उसके साथ चिंगमैन आया था। वो पूछता है कैसा रहा। जियान कहता है हाँ ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं कि इसे हराना पॉसिबल न हो, बस परेशानी खड़ा कर रहा है इसका कवच। उसके दिमाग में काफी तेजी से प्लान बनने लगा था। वो कहता है जब तक मैं कुछ तैयार करता हूँ तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करो। चिंगमैन टाइम वेस्ट नहीं करता। एक गहरी सांस लेने के बाद वो आगे शूट हो जाता है। अभी उस दोषान लेवल के पपेट की नजरें जियान के ऊपर टिक गई थी और उसके मुंह से अजीब सी हफ की आवाजें बाहर आ रही होती है। ऐसा लगता है उसे जियान की पावर का टेस्ट अच्छा लगा है। पपेट कैसे डिस्ट्रैक्ट होने का फायदा उठा के चिंगमैन अपने लाइफ और डेथ वाले को अनलीज कर देता है। ये एनर्जी हजारों एरोस को बना के उस पपेट के ऊपर असॉल्ट करने लगे थे। लगता है पपेट अपनी नजरों को जियान से नहीं हटाना चाहता और जब चिंगमैन बीच में आता है हम पपेट को दहाड़ते हुए देखते हैं। उसका फिगर एकदम ब्लर हुआ था और क्रीक की आवाज के साथ वो शूट हो जाता है चिंगमैन की तरफ। इसकी ऐसी स्पीड को देख के चिंगमैन अपनी दांती मीस के बोलता है डैम इट, अब ये और भी तेज हो चुका है। सीन गया था जियान की तरफ जहाँ पे उसके हाथ में दो चमकीले क्रिस्टल्स अपीयर हुए थे। ये दोनों प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स अलग अलग रंगों के होते हैं। इनमें से एक में चमक रही होती है सायन फ्लेम तो दूसरे में होता है जमीन वाला पीला रंग। ये दोनों फ्लेम्स एक दूसरे में लिपट के जियान के चारों तरफ बैरियर्स बनाने लगती हैं। जब दूसरे चिंगर से इन दोनों क्रिस्टल्स को देखा था उसकी दोनों आंखों में गहरा शॉक फ्लैश हुआ था। वो कहती ये क्या है। अभी गूंजती जियान की आवाज। वो बोलता है ब्रदर चिंग साइड में हटो। चिंगमैन तुरंत ही अगले अटैक को डॉज करता है और वो उस दोषान पपेट की रेंज से बाहर आ गया था। इसी मोमेंट में उसके कान में जाती है क्रैक 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 की आवाजें। अभी जियान के हाथ में एक छोटी सी फायरवॉल होती है जो बहुत जल्दी अपने आकार को बदलने लगी थी। ये वूश की आवाज के साथ तोप के गोले की तरह उस दोषान पपेट की तरफ शूट हो जाती है। जियान रोर करके बोलता है क्योंकि तुम्हें मेरी पावर ऑब्जर्व करनी है तो चलो इसे संभालो। इस फायरवॉल में जियान की बेसिक पावर नहीं थी बल्कि इसमें प्योर होली फ्लेम्स होती हैं जिसे वो दोषान पपेट भी हैंडल नहीं कर पाएगा। इस फायरवॉल की स्पीड बिल्कुल कम नहीं थी। ये एक ही इंस्टेंट में अपीयर होती है उस पपेट के सामने। फिर भयानक शॉक वेव्स के साथ तेज बूम की साउंड गूंजती है। वो चकाचौंध करने वाली साइन और येलो होली फ्लेम्स उस पपेट को पीछे ढकेलने लगी थी। जवाब में दोषान पपेट का सिल्वरी आर्मर और भी ज्यादा इंटेंस ग्लो करता है। ये ऑब्जर्व कर रहा था इस अटैक की पावर को। जब टकरावट से बाहर आने वाली शॉक वेव से चिंगमैन टकराता है हम उसे अक की आवाज के साथ पीछे उड़ते हुए देखते हैं। फ्लेम के उस टेरिफाइंग टेम्परेचर की वजह से उसे सांस लेने में परेशानी होती है। वो जानता था कि अगर अटैक उससे टकराता तो वो लगभग मौत के करीब पहुंच जाता। वो तब भी सोलम एक्सप्रेशन के साथ देखता रहता है उस जगह पे जहाँ वो मैसिव फायर बॉल होती है। चिंगमैन कहता है उम्मीद करता हूँ जियान सफल होगा वरना हमें खाली हाथ वापस लौटने में ही परेशानी होने वाली है। ऐसे भी घोस्ट मून वेल के अंडरग्राउंड पैलेस में बस फुल मून वाली नाइट को ही एंटर किया जा सकता है। अगर हम इस बार फेल हो जाते हैं तो हमें अगले मौके का लंबा इंतजार करना होगा। ये वे विचार उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। जियान की नजरें भी उस पपेट के ऊपर टिकी होती हैं जो अपने दोनों पैरों को स्पेस में प्रेस करके फायरवॉल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। जियान स्माइल के साथ बोलता है अब मैं देखना चाहूंगा कि क्या तुम्हारा आर्मर मेरी फ्लेम्स को संभाल सकता है। जियान के पास कॉन्फिडेंस होता है कि अगर वो अपनी दोनों होली फ्लेम्स को मिला के इस लोटस ऑफ साइलेंस को तैयार करता है तो ये दोषान पपेट चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जियान गोस्ट हिल में हाल ही में आया था वो फालतू में अपने ट्रम्प कार्ड्स नहीं दिखाना चाहता। उसने यहाँ पे बस अपने दोनों होली फ्लेम क्रिस्टल की एनर्जी को बहुत बेसिक लेवल पे ब्लेंड किया था जो कंप्लीट फ्यूजन से नेचुरली कमजोर होगा। और उनके बीच में और भी बूमिंग आवाजें गूंज रही थी और पपेट के कवच से बाहर आने वाली वो सिल्वरी लाइट जियान की फ्लेम्स को रोकने की खूब कोशिश करती है। ये सीन चलता रहता है कुछ 2 सेकंड्स तक। फाइनली पपेट का वो आर्मर उन फ्लेम्स को ऑब्जर्व करने के साइंस दिखाने लगता है। ये देखे जियान सरप्राइज नहीं हुआ था। आखिरकार उसकी फ्लेम भी एक एनर्जी है। बिना हेजिटेशन उसका एक हाथ आगे बढ़ता है जिसमें से फ्लेम ट्रांसफर होने लगी थी उस फायर वॉल में। शुरुआत में तो गुरु गुरु रुकी आवाजों के साथ वो पपेट सायन खा की फ्लेम को ऑब्जर्व करता हुआ दिखाई देता है। हाउएवर ये लंबे समय तक नहीं चलता। जब फ्लेम्स के ऑब्जर्व होने से फायरबॉल छोटी होती हुई दिखाई देती है तभी पपेट को ढकने वाली वो सिल्वरी रोशनी अचानक से झंझनाना शुरू कर देती है। इसमें से हमिंग आवाजें बाहर आती हैं और उसी के साथ सुनाई देती हैं कुछ क्रैक क्रैक की आवाजें। अगर ध्यान से देखा जाए तो उस पपेट के कवच के ऊपर छोटे छोटे क्रैक्स बन चुके थे। अपने आप को ऐसे डेंजर में सेंस करके वो पपेट तेजी से दहाड़ता है। उसकी बॉडी में से इरप्ट होती और भी सिल्वरी लाइट जो फ्लेम्स को हैंडल करने की कोशिश करने लगी थी। और जियान इसी मौके की तलाश में था। वो एक फ्लैश में अपीयर होता है फायर वॉल के पास, फिर अपने हाथ में उस लाइफ और डेथ की पावर को लेके वो इसी पपेट की तरफ भेज देता है। क्योंकि वो पपेट उस फायर वॉल से उलझा हुआ था उसने जियान के अटैक
क्रैक को नोटिस नहीं किया होता। अगले मोमेंट में जियान की हथेली एक बैम के साउंड के साथ उसके आर्मर से टकरा जाती है। स्पेस में एक मोटी क्रैक की आवाज गूंजी थी। इस नजारे को दूर से देख रहे चिंगर और चिंगवेन एकदम टेंस हो जाते हैं। जियान का एट्रीब्यूट होता है फ्लेम का, और जब वो फ्लेम वाला ऑरा उस आर्मर में जाता है, इसके वो छोटे छोटे क्रैक्स तेजी से चमकना शुरू हो जाते हैं। फिर गूंजती एक तेज क्रैश की साउंड, वो चांदी जैसा चमकने वाला कवच छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, जिससे हमें फाइनली दोशन पपेट की असली अपीयरेंस दिखाई देती है। ये पपेट एक इंसानी शरीर को रखता था, बस अभी इसकी त्वचा और मांसपेशियां बिल्कुल उसकी हड्डियों से चिपक गई होती है। ये उस मम्मी वाला फीलिंग दे रही होती है। हालांकि इसका वो आर्मर टूट चुका था, तब भी जियान इसके अंदर कुछ ऑमनेस महसूस करता है जो उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। वो बोलता है एक मम्मीफाइड कॉर्प्स। बिना हेजिटेशन के उसके दोनों हाथ रिलीज करते हैं होली फ्लेम पावर को, जिससे वो आका गोला उस पपेट को पूरी तरीके से अपने अंदर ले लेता है। इस हॉल में तेज फश फश बूम की आवाजें गूंजती है। कुछ ही पलों में पपेट पूरी तरीके से जल के राख हो जाता है। ऐसे सीन को देख के फाइनली जियान को भी रिलीफ फील होती है। वो जस्ट अपनी फ्लेम्स को वापस लेने वाला था, तभी उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। एक शुआ की आवाज के साथ उस आग के गोले में से एक चीज बाहर आई थी। जियान तुरंत ही अलर्ट हो जाता है। तभी हम उसके सामने एक हाथ को आते हुए देखते हैं। ये चिंगवैन का हाथ था जिसने उस ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया था। इस चीज को देख के चिंगवैन कहते हैं, ओ ये सच में एक अच्छी चीज है। जियान के चेहरे पे कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन को देख के चिंगवैन बताता है ये कॉर्स पिल है। जियान कहता है कॉर्स पिल, आखिर इसका यूज क्या है? चिंगवैन एक्सप्लेन करता है ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। मैंने भी इसे अपने पिताजी के मुंह से सुना था। इस गोस्ट मून वेल के अंदर रहने वाला एल्केमिस्ट बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। एल्केमिस्ट जैसे हाई स्टेटस होने के बाद भी लोग इसे पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि अक्सर ऐसी चीजों को बनाता था जिसके बारे में कोई सोचना नहीं चाहेगा। ये दोशन पपेट भी इसका एक मास्टरपीस रहा होगा। यहाँ तक बोलते बोलते चिंगवैन के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वो कहता है तुम्हें इस पपेट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बस इसकी बनावट को देख के ये कहा जा सकता है कि इसे न जाने कितने रहस्यमयी पदार्थों में डुबा के रखा गया होगा और इसे खिलाई गई होंगी कई फॉरबिडन पिल्स, जिससे इसका पूरा शरीर एक खजाने की खदान बन चुका है। और जब ब्रदर जियान तुम्हारी फ्लेम्स ने इसे फिनिश किया तो किस्मत से इसमें से फॉर्म हुई दो कॉर्स पिल। चिंगवैन के हाथों की इस चीज को देख के जियान वॉइस रिकॉर्ड के बोलता है, हालांकि मैं इन पिल्स के अंदर इमेंस एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे होगा? चिंगवैन स्माइल के साथ बोलता है, सिंपल, इन कॉर्स पिल के अंदर वो पावर है जो हमें 2D रियल्म से ऊपर उठाने के लिए काफी है। फिर क्या हम हाफ द मोर्टल तक ब्रेक थ्रू करेंगे या फिर सीधा दोशियान में? ये हमारी फाउंडेशन के ऊपर निर्भर करेगा। इस बार जियान सच में बहुत चक्का रह गया था। वो कहते ही इतनी पावरफुल है। चिंगवैन एक पिल को जियान की तरफ आगे बढ़ाती हुई बोलता है, बिल्कुल। सो उसकी बात है कि 2 ही फॉर्म हुई है, इसलिए ब्रदर जियान ये लो एक तुम्हारे लिए। जियान अपने हाथ में उस बीड को देखता है। इसका आकार किसी ड्रैगन की आंख के जैसा होगा और इसका रंग था गहरा लाल, जो एक हल्के ब्लडी ऑरा को एमिट कर रही थी। के चारों तरफ जो घनी ऊर्जा डांस कर रही होती है। जियान ने उसे कभी सेंस नहीं किया था। वो बिना हेजिटेशन के से अपनी स्टोरिंग में रख लेता है। इस पिल की हेल्प से उसे दोशान में ब्रेक थ्रू करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तभी चिंगवैन बोलता है, ब्रदर जियान मेरी बात को गलत मत समझना। एक कॉर्स पिल को बस एक ही बार कंज्यूम किया जा सकता है और मुझे भी इसकी सख्त जरूरत है। उम्मीद करता हूँ तुम समझोगे। ये बोलते बोलते चिंगवैन जियान के रिएक्शन को बहुत ध्यान से देख रहा था। हालांकि अपने शार्प सोल परसेप्शन की वजह से जियान पता लगा चुका था कि उसको दी गई कॉर्स पिल चिंगवैन की पिल से थोड़ी सी कमजोर है, मतलब उसकी क्वालिटी। लेकिन तब भी वो इसका बुरा नहीं मानता है। जियान हंस के बोलते है, हाँ ब्रदर चिंग, तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे यहाँ तक नहीं लाई होती तो इन ट्रेजर्स को हासिल करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता। चिंगवैन इस पे नोट करता है। तभी उसके चेहरे पे हेजिटेशन अपीयर होती है। वो कहता है, यहाँ पे हम 3 हैं लेकिन कॉर्स पिल 2 ही है। उसकी नजरें चिंगर की तरफ जाती हैं। ये देख के चिंगर काफी कैजुअल आवाज में बोलती है, ब्रदर कोई बात नहीं, हम चलो और कुछ ढूंढते हैं। ये एल्केमी हॉल इतना बड़ा है कि यहाँ पे और भी ट्रेजर जरूर छिपे होंगे। अभी उसके चेहरे पे कोई भी ग्रीड दिखाई नहीं दे रही थी, भले वो 9 स्टार दूधी के 7th रैंक तक पहुंच चुकी हो। तभी उसे दोशान तक पहुंचने में समय लगने वाला है। चिंगर की बात को सुन के चिंगवैन और जियान की आंखें एक बार फिर से चमकना शुरू कर देती हैं। वो एंटिसिपेशन से भरी आवाज में कहते हैं, बिल्कुल, अब क्योंकि हमने यहाँ के गार्डियन को हरा दिया है, समय आ गया स्पिल हॉल के असली ट्रेजर्स को ढूंढने का। वैसे समय तो तुम्हारे भाई का भी आराम करने का आ गया है, जिससे आपके लिए कंटेंट लगातार आ सके, वरना कहीं तबीयत खराब होगी तो ड्रामा ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम चलो आगे की स्टोरी को नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। हमें उसमें उस इविल एल्केमिस्ट के बारे में मालूम पड़ेगा और मिलने वाली 3 खजानों की तिजोरियां। देखते हैं उनमें ऐसा क्या खास मिलेगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चैनल की मेंबरशिप्स लगातार चल रही है। अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं होता है और उसे एंजॉय करना चाहते हो आज शाम को ही, तो आप बिल्कुल मेंबरशिप का हिस्सा बन सकते हो।
हो, हम अगले दिन रिलीज होने वाले एपिसोड को सारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए शाम को ही प्रोवाइड करवाते हैं, और जो रहना चाहते हैं हमेशा 2 या 3 एपिसोड सबसे आगे, वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्परर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ये चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन का बटन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा, लेकिन उसे चेकआउट करने से पहले कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको एक्सप्रेशन लगी कैसी है। ऑफ कोर्स आप अपने सवालों और सजेशंस को भी वहाँ डिस्कस कर सकते हो, हम उन्हें जरूर जानना चाहेंगे। विद दैट आई एम साइनिंग आउट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।